स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गाजी मलिक या गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी के अंदर में तुगलक वंश की स्थापना करी। मंगोलों को पराजित करने के कारण उन्हें मलिक उल गाजी भी कहा जाता था। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने डाक व्यवस्था में सुधार किया और इसे एक संगठित रूप दिया ताकि सूचनाओं का आदान और प्रदान तेजी से हो सके। इसे संगठित रूप दिया ताकि जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं थी, उनका जो भी आदान और प्रदान है वो तेजी से हो सके। इसके अलावा बलबन ने बरीद मुमालिक नाम की जो गुप्तचर प्रणाली थी, इसको मजबूत किया था। अमीर ए सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहले अमीर ए सादो नाम का जो अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति करनी स्टार्ट करी थी। ये ऐसे अधिकारी होते थे जो 100 गांवों के समूह का शासन संभालते थे और जो टैक्स था ना, उसको इकट्ठा करते थे और साथ के साथ जो सेना थी उसकी भी जिम्मेदारी देखते थे। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया और दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने कृषि आपदा, अकाल, अनावृष्टि की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि आपदाएं थी ना, उनमें किसानों को राहत देने के लिए जो लगान था उसमें छूट देने की नीति अपनाई थी। इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधारों के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग स्थापित किया। इसके अंदर किसानों को बीज और उपकरण खरीदने के लिए जो ऋण था, ठीक है, वो उपलब्ध होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल के समय में सोनधार नामक जो एक ऋण था ना, वो प्राप्त किया। वो पहले ऐसे सुल्तान बने जिन्होंने अकाल संहिता का प्रारूप तैयार किया। इसके साथ साथ उन्होंने बंजर भूमि को खेती के अंतर्गत लाने के लिए कृषि को प्रोत्साहित किया। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्ख या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सबसे पहले जो है भूमि की नपाई, जिसे मसाहत कहते थे, उसके आधार पर जो भू राजस्व है यानी कि जो लैंड का जो टैक्स हुआ करता था ना, उसका निर्धारण शुरू किया। टैक्स की जो रेट है उसको उपज का 50% बढ़ा दिया था। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की ये भूमि नपाई यानी कि मसाहत की जो प्रणाली है, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने हटाकर उसके स्थान पर पुराने नस्क या फिर जो गल्ला बटाई है उसकी प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। क्योंकि गयासुद्दीन का मानना था कि राजस्व का आकलन अनुमान और वास्तविक पैदावार के आधार पर होना चाहिए ताकि किसान जो है उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक और संत निजामुद्दीन औलिया के बीच की जो शत्रुता थी, वो पिछले सुल्तान खुसरो शाह की वजह से थी। क्योंकि पिछले सुल्तान खुसरो शाह ने औलिया को दान में कुछ धन दिया था और गयासुद्दीन जो है उस धन को सरकारी खजाने में वापस चाहता था, जिसे औलिया ने देने से साफ मना कर दिया था क्योंकि वो उसे गरीबों में बांट चुके थे। गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, उल्गू खान। तो जोना खान के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था। 1323 ईस्वी के अंदर वारंगल के सफल अभियान के बाद गयासुद्दीन ने उसे उल्गू खान की उपाधि दी थी और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था और ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा विद्वान और शिक्षित सुल्तान था। इसे अरबी, फारसी, खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान जैसे अनेक विद्याएं आती थी। उसे चिकित्सा में भी विशेष रुचि थी। इसके शासन समय में दिल्ली सल्तनत का जो भौगोलिक विस्तार था वो सबसे ज़्यादा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1327 ईस्वी के अंदर अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका जो नाम था वो दौलताबाद रखा।
हालांकि बाद में उसने अपनी राजधानी जो है दोबारा से दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दीवाने अमीर को ही। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना था और किसानों को जो है जो भी प्रत्यक्ष सहायता थी वो प्रदान करना था। दीवाने अशरफ क्या था? ये मुख्य रूप से जो है लेखा परीक्षा और जो वित्तीय मामले थे उनसे संबंधित था। इसके अलावा दीवाने रिसालत ये जो है दिल्ली सल्तनत में विदेशी मामले और धार्मिक अपीलों की देखरेख करता था। दीवाने मुख्तराज क्या था? ये विभाग जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो लगान या राजस्व था उसकी वसूली के लिए बनाया था। दिल्ली का कौन सा पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान था जिसने होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सूफी संतों को सम्मान करता था और सूफीवाद में गहरी रुचि रखता था, लेकिन ये होली दिवाली जैसे हिंदू त्यौहार जो थे उनको भी मनाता था। हालांकि जो फिरोज शाह तुगलक थे ये भी जो है सभी त्यौहार को मानते थे, लेकिन होली में सार्वजनिक भागीदारी के लिए मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान और यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान था जो कि 1333 से लेके 1334 ईस्वी के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, काजी उस जमाने में जो न्यायाधीश होते थे ना उनको बोलते थे। इब्न बतूता ने अपनी भारत की यात्रा के बारे में अपनी फेमस पुस्तक रिहेला के अंदर में लिखा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने अपने शासनकाल के जो शुरू के वर्ष थे उनमें खलीफा के नाम का खुतबा नहीं पढ़ा और ना ही अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। ठीक है, लेकिन बाद में जो है जब उसे राजनीतिक संकट महसूस हुआ तो उसने अपनी सत्ता को धार्मिक वैधता प्रदान करने के लिए जो मिस्र के अब्बासी खलीफा थे उनसे मान्यता प्राप्त की और दोबारा जो है खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़वाना और सिक्के जारी करना शुरू कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने जो है खलीफा की जो धार्मिक सत्ता थी उसको स्वीकार किया था और उन्होंने यामीन उल खिलाफत यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ जैसी उपाधि धारण की थी। और एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का जो एक शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, वो ऐसा अकेला सुल्तान था जिसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाई अमीर कौन थे? अलाई अमीर जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के अमीर थे। ठीक है, इनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ख्वाजा ताश यानी कि शहदास या फिर एक ही स्वामी के दास माना था। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिन प्रभु सूरी। तो जिन प्रभा सूरी जो थे ये एक जैन विद्वान थे और इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में मुलाकात की और मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन समुदाय के लिए तुगलकाबाद में कुछ स्थान भी दिया था जहां वो पढ़ सकते थे। जिन प्रभा सूरी ने जो फारसी भाषा थी इसके अंदर में टोटल 3 जैन प्रार्थनाएं भी लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सन 1342 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी के अंदर में जो इब्न बतूता था उसको चीन के सम्राट के दरबार में अपना दूत बना के भेजा था। तो आज हमने तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।